हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। आज हम लेकर आए हैं मुद्रा और साख का यह अंतिम चैप्टर, जो कि कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं दो कंटेंट्स में। पहले कंटेंट्स में हमने जाना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे काम करती थी, उस प्रणाली में क्या दिक्कतें थीं जिसकी वजह से मौद्रिक विनिमय प्रणाली सामने आई। मौद्रिक विनिमय प्रणाली जब सामने आई तब बैंकिंग व्यवस्था सामने आई। बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों ने अपनी आय का स्रोत बनाने के लिए हमारे द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उस मांग जमा में से 85% हिस्सा लोन देना शुरू कर दिया। लोन सभी को नहीं दिया, केवल उनको दिया जिनके ऊपर बैंक को ये भरोसा था कि वे समय पर इसे लौटा देंगे। मतलब जिनकी साख बैंक के प्रति थी उनको उन्होंने लोन दिया। इस तरह से हमने दूसरे अध्याय में जब आए तो हमने जाना साख किसे कहते हैं, साख क्या होती है और ऋण लेने और देने की शर्तें क्या होती हैं। आज हम इस तीसरे चैप्टर में ये देखेंगे कि ये जो पिछले चैप्टर में हमने 4 कहानियाँ सोनपुर गांव के संदर्भ में देखी थी कि एक श्यामलाल है, एक अरुण है, एक रमा है और वहाँ के 2300 किसान हैं। इन चारों को लेकर के जब हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि बैंक से लोन लेने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होती और वह बहुत आसानी से आर्थिक उन्नति करता जाता है। जबकि श्यामलाल और रमा जो कि अपने मालिक से, अपने कृषि व्यापारी से, महाजन से ऋण लेती हैं तो वे दिक्कतों में पड़ जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह यही हाल है? क्या पढ़े लिखे लोग भी इस तरह महाजनों से या साहूकारों से लोन लेते हैं? और यदि वे लोग इनसे लोन नहीं लेते तो बैंकों से ही क्यों लोन लेते हैं? और जब इन लोगों को, अमीरों को, शिक्षित वर्ग के लोगों को बैंक लोन दे सकता है तो गरीबों को क्यों नहीं देता? और अगर गरीब बैंकों से लोन लेना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? आज इस चैप्टर में चलिए हम जानते हैं इन सारी चीज़ों को। आइए, कक्षा 10 के अंतर्गत मुद्रा और साख हम पढ़ रहे हैं। भाग 1 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मुद्रा विनिमय का माध्यम देखा था, मुद्रा के आधुनिक रूप देखे थे और बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां देखी। फिर भाग 2 में हमने साख की विभिन्न स्थितियां और ऋण की शर्तों को जाना। आज हम भाग 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भाग 3 में हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि हमारे देश भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख क्या है और औपचारिक और अनौपचारिक साख में किसे क्या मिलता है, और अंत में बात करेंगे निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सोनपुर के संदर्भ में, ये ऋण की विभिन्न व्यवस्थाएं या विभिन्न स्थितियां और सहकारी समिति से ऋण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरुण जो है वह बैंक से ऋण ले रहा है, श्यामलाल ने महाजन और कृषि व्यापारी से ऋण लिया है, रमा ने अपने मालिक से ऋण लिया है और ये जो 2300 किसान हैं इन्होंने एक सहकारी समिति बनाई हुई है और उसको ऋणाधार मानकर अपने द्वारा जमा पूंजी का ये लोग लोन वितरण का काम करते हैं। तो इन उदाहरणों को देखने के बाद अब हम ये देखते हैं कि महाजन, कृषि व्यापारी, बैंक, रमा का मालिक, सहकारी समितियां, यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो साख या ऋण के जो अलग अलग क्षेत्र हैं ये कितने भागों में डिवाइड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने इन उदाहरणों को देख लिया और ये समझ लिया कि ऋण के अलग अलग प्रकार हैं। कुछ लोग साहूकार से ऋण ले रहे हैं, कुछ महाजन से ले रहे हैं, कुछ बैंकों से ले रहे हैं, कुछ सहकारी समिति से ले रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऋणों को हमने क्या किया है, 2 वर्गों में बांट लिया है। इनमें से पहला वर्ग है औपचारिक क्षेत्रक के ऋण और दूसरा वर्ग है अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋण। अब जो पहला वर्ग है हमारे पास में औपचारिक क्षेत्रक के ऋण, इसके अंतर्गत आते हैं बैंक और सहकारी समिति, जबकि अनौपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत साहूकार, व्यापारी, मालिक, दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं जिसको आलेख 1 कहा गया है
ये स्थिति जो आप देख रहे हैं ये है 2012 की स्थिति में। यहाँ पर आप देखो कि 1% लोन सरकारी क्षेत्र से लिया जा रहा है, 25% लोन जो है वह सहकारी समिति और बैंकों से लिया जा रहा है, जबकि 5% लोन जो है अन्य औपचारिक स्रोतों से लिया जा रहा है, 25% लोन व्यावसायिक बैंकों से लिया जा रहा है, 1% लोन जमींदारों से ले रहे हैं, 8% लोन रिश्तेदारों और मित्रों से और शेष 2% लोन अन्य औपचारिक स्रोतों से लिया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से आ रहा है, औपचारिक क्षेत्रक से या अनौपचारिक क्षेत्रक से। तो ये जो दिए गए परसेंटेज हैं इनके आधार पर आप निर्णय लीजिएगा। यहाँ पर साहूकार के द्वारा भी 33% लोन की बात कही जा रही है। अब आप इसका टोटल निकालिए कि सबसे अधिक लोन औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से, ये आपका काम है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, बात करते हैं औपचारिक क्षेत्रक के ऋण जो वार्षिक ब्याज लेते हैं, आखिर क्या कारण है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत में मुद्रा जारी करने का काम, मुद्रा को प्रचलन में लाने का काम, नोट छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो यही भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं। आपकी परीक्षा में आ जाता है कई बार कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक। इसे ही बैंकों का बैंक कहते हैं। क्यों कहते हैं? बैंकों का बैंक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह औपचारिक क्षेत्र के स्रोतों, कौन से हैं स्रोत? एक तो है बैंक और एक है सहकारी समितियां। यह भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी का काम करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी निगरानी ये करता होगा। तो ये जो रिजर्व बैंक है ये देखता है कि बैंक की जमा जो है वह तय सीमा से कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो बैंक जमा की तय सीमा कितनी है? तय सीमा है 15%, जिसको मांग जमा कहते हैं। इसके बाद यह देखता है कि केवल बैंक जो है अपने लाभ के लिए तो ऋण नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने बैंक हैं ये केवल अपनी आय बढ़ाने के लिए लोन दे रहे हों और बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हों। छोटे किसानों को, छोटे उद्योगों के लिए, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं या नहीं। केवल ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को दिए जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको कुछ ना मिल रहा हो। तो समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देना पड़ती है कि वे ऋण किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, और साथ में ब्याज दरों की समीक्षा भी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि औपचारिक क्षेत्रक में निगरानी का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी के अंतर्गत क्या क्या देखता है? बैंक जमा की तय सीमा 15% है कि नहीं, जो बाकी का 85% है उसमें से लोन जो दे रहा है वो सभी वर्गों को दे रहा है या नहीं। इसके अलावा जो ऋण दे रहे हैं वो कितने % भाग किसको दिया है यह भी देखते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज पे दे रहे हैं, मासिक पे दे रहे हैं, वार्षिक पे दे रहे हैं, ये भी देखते हैं। अब अपन चलिए उल्टा देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र को। यहाँ पर निगरानी करने वाली कोई संस्था हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं ये लोग, मासिक दें, वार्षिक दें, 5% मासिक दें, 3% मासिक दें, 60% वार्षिक कर दें, 70% वार्षिक कर दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वसूलने के लिए जो ये काम करते हैं उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होता है। अधिक ब्याज की इस तरह से वो वसूली करते हैं और इसकी वजह से अधिक ब्याज के दुष्प्रभाव भी हमको सामने दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वप्ना को अपनी ज़मीन बेचना पड़ी, रमा को बेगारी करना पड़ी, श्यामलाल को अपनी फसल कम दामों पर कृषि व्यापारी को ही बेचना पड़ी। इस तरह के दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेने के कारण। अतः हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बैंकों और समितियों द्वारा ही लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि ऋण के स्रोतों को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक औपचारिक क्षेत्रक, दूसरा अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक यानी जहां पर पूरी औपचारिकताएं की जाती हैं, बैंक, सहकारी समिति, इनके ऊपर एक निगरानी करने वाला बैंकों का बैंक होता है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। वो देखता है कि मांग जमा निश्चित राशि जमा की जा रही है या नहीं।
ऐसा तो नहीं कि ये लोग केवल लाभ के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये ज़्यादा ब्याज वसूली कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये अमीरों को बस लोन दे रहे हैं और गरीबों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये सारी निगरानी ये करते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऐसा कुछ नहीं होता। अब परीक्षा में सवाल ये बन सकता है कि औपचारिक क्षेत्रक में निगरानी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है, ऐसा अनौपचारिक क्षेत्रक में क्यों नहीं हो पाता? अब आप सोचिए, अनौपचारिक क्षेत्रक में कैसे कोई नज़र रख पाएगा? जैसे मैं हूं, मैंने अपने जीजाजी से लोन ले लिया या मैंने अपने पड़ोसी से लोन ले लिया, अब उसका कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं है, मैंने उससे जाके बातचीत की, दस्तखत किए, अंगूठा किए और लोन ले आया मैं। अब मनमाने ब्याज वसूल रहा है वो, चूंकि बैंक से लोन लेने के लिए मेरे पास साख नहीं है, बैंक भरोसा ही नहीं कर रहा मेरे को लोन देने के लिए। और ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक या इस तरह की कोई अन्य एजेंसी इतने सारे लोगों को ट्रेस नहीं कर पाती, इतने सारे लोगों का सुपरविज़न नहीं कर पाती कि आखिर ये लोग लोन कहाँ से ले रहे हैं। भारत जो है गाँव का देश है, लाखों गांव भारत में हैं। उन लाखों गांव में करोड़ों ग्रामवासी रहते हैं। कौन किससे लोन ले रहा है इसकी तो जानकारी होती नहीं है। जबकि बैंक और सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास में होता है तो उनके पास निगरानी रखना आसान होता है। अनौपचारिक क्षेत्र के कौन साहूकार है, कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन किसे लोन दे रहा है, इसकी कोई लिखत पढ़त जानकारी होती नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों पर निगरानी रखना बड़ा कठिन काम होता है और यही कारण है कि हमको औपचारिक क्षेत्रक से ही ऋण लेना चाहिए। चलिए अपन आगे देखते हैं और समझते हैं कि औपचारिक क्षेत्रक से ही ऋण लेना फायदेमंद क्यों होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? ये आप देख रहे हैं, ये गरीब छोटा किसान है जो आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि बैंक जो है वह हमारी उच्च आमदनी क्यों चाहेगा। आखिर बैंक की क्या अटकी है कि वो जो है आपको लोन दे? उसका कारण भी यहाँ, उसका उत्तर भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं, इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को महंगा पड़ता है। अब बैंक जो है इसलिए आपकी उच्च आय चाहेगा क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और बैंक जो है वह भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के कारण खुलते हैं और उन बैंकों के ऊपर भारत सरकार का प्राधिकरण बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी रखता है और वो ये चाहता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति विकास करे। हमने अर्थशास्त्र का पहला पाठ पढ़ा है कि विकास जो है सर्वांगीण होना चाहिए, शिक्षा में भी बढ़े व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और साथ में उसकी इनकम भी बढ़े। इसके पहले हमने कक्षा 9 में संसाधन के रूप में लोग वाले अध्याय में पढ़ा है कि जिन व्यक्तियों की आय अच्छी नहीं होती, जिनके पास शिक्षा नहीं होता, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं होता, वे देश के ऊपर बोझ की तरह होते हैं। उनकी जिम्मेदारी देश की हो जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा और उसकी आय भी अच्छी होगी तो वह राष्ट्र के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए बोझ नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अनौपचारिक स्रोत आपको आर्थिक रूप से कंगाल कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आप कर्ज जाल में फंस जाते हैं। चलिए अपन ऐसे देखते हैं, ये है ऋण के औपचारिक स्रोत की बात करते हैं तो ये जो भारतीय स्टेट बैंक का आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंबल, और ये है साहूकार। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है, यानी स्टेट बैंक या बैंक कोई भी बैंक हो, यूनियन बैंक हो, भारतीय स्टेट बैंक हो, बैंकिंग सहकारी समितियाँ हों, वे अपना जो मांग जमा है उसमें से पैसा देने के लिए बैठी हुई है। आप साख बनाओ और लोन ले जाओ। जबकि साहूकार को आप देख रहे हैं चित्र में कि वह नोटों के ढेर पर बैठा हुआ है और इनकी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। एक कारण तो यह हो गया। दूसरा अपन देखते हैं, चलिए आगे। ऋण की ऊंची लागत का मतलब है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसका मतलब यदि आपने अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लिया किसी भी साहूकार से और वो इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट है 60%। अब ऐसी स्थिति में आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस साहूकार के लोन को पेड करने में ही चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट पटाने में चला जाएगा। आप लोगों ने कई बार समाचार पत्रों में सुना होगा कि लोग कर्ज नहीं पटा पाने के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं। इसीलिए
कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामलाल के मामले में देखा। वह कितना 60% की दर से ब्याज ले रहा है वार्षिक, 60% वार्षिक की दर से उसने महाजन से ऋण लिया। अब इतने परसेंट ब्याज ले देगा वो, तो कर्ज कब पटाएगा। स्वप्ना के मामले में हमने देखा कि स्वप्ना की तो ज़मीन ही बिक गई। रमा के मामले में देखा कि उसको मजबूरी में बेगारी करना पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं अधिक, जब लोन के मामले में जब ब्याज की दर अधिक हो जाती है तो व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। ऋणदाता और कर्जदार के बीच में ऐसी शर्तें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से कर्ज जाल बन जाता है। और ऐसा भी संभव हो सकता है कई बार कि कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि कर्ज लेकर हम अपना उद्यम शुरू करें, लेकिन अधिक ऋण की लागत देखकर वे डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। रमा जैसी महिलाएं यदि ये चाह लें कि हमें ऋण मिल जाए और हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, हम अपना उद्योग धंधा लगा लें, कुछ छोटा मोटा पापड़ अचार बनाने का उद्यम डाल लें, तो क्या उनके लिए संभव है। उनके लिए बैंकों में साख नहीं है और गांव का जो साहूकार है या उसका मालिक है उससे 36%, 40%, 50% वार्षिक का ब्याज वसूल रहा है। ऊपर से डरा धमका के बेगारी करा रहा है और जब मन में आ रहा है तब उससे बुरा व्यवहार कर रहा है। क्या नैतिक रूप से मॉरली वो रमा जो है इतना तैयार होगी कि वह बैंक जाए और वहाँ पर जाके अपनी शाख का निर्माण करे। शायद यही वजह है कि साहूकारों के अनौपचारिक क्षेत्रकों के कर्ज जाल में लोग फंस जाते हैं। स्वप्ना जैसे किसानों को अपना जमीन बेचना पड़ जाती है और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है और लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। परीक्षा में आ सकता है कर्ज जाल या ऋण जाल किसे कहते हैं और यह परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं, इसका उत्तर मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा प्रश्न रेज हुआ था कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों है, उस प्रश्न के उत्तर को देखने के लिए चलिए अपन समझते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि अनौपचारिक क्षेत्रक में ब्याज की वसूली अधिक की जाती है एक कारण, दूसरा बुरा व्यवहार किया जाता है, तीसरा ऋण जाल की स्थिति निर्मित हो जाती है, चौथा जो है उनकी आय घट जाती है। ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कृषक साहूकारों, व्यावसायिक साहूकारों, इन लोगों की जगह पर बैंक और सहकारी समितियों से कर्ज लेना चाहिए। इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है। बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, नए कारोबार खड़े कर सकते हैं, नए छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं या अन्य वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। तो सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए हमको औपचारिक क्षेत्रकों से ऋण लेना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया कि औपचारिक क्षेत्रक को ऋण के लिए बढ़ाने की जरूरत क्यों है। इसी से एक प्रश्न बनता है कि विकास में ऋण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आप लोग इसी कंटेंट से उस प्रश्न का उत्तर भी निकाल सकते हैं कि यदि ऋण जो है वह औपचारिक क्षेत्रकों से मिलेगा तो हमारे देश के जो छोटे छोटे लोग हैं, रमा जैसे, श्यामलाल जैसे या स्वप्ना जैसे, ये लोग अपनी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ाकर राष्ट्र के विकास में तो योगदान, अपने आप की उन्नति तो करेंगे ही, साथ में इनकी निर्भरता जो है राष्ट्र से कम हो जाएगी, राष्ट्र के लिए कुछ करने लगेंगे, राष्ट्र के लिए बोझ नहीं रहेंगे। इसीलिए विकास में ऋण की भूमिका स्पष्ट है। चलिए अब औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक का थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि औपचारिक क्षेत्रक में ऋण लेने वाले लोग कौन हैं और अनौपचारिक क्षेत्रक से जो ऋण लेते हैं वे लोग कौन हैं और उनकी क्या मजबूरी है कि उनको अनौपचारिक क्षेत्रकों से ही ऋण लेना पड़ता है। चलिए देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, यहाँ पर अपन देखते हैं। ये जो आलेख आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने क्या किया है, पाठ्यपुस्तक में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। एक आपको पहला भाग दिख रहा है गरीब परिवार का, दूसरा दिख रहा है आपको कम संपत्ति वाले परिवार का, तीसरा समृद्ध परिवार और चौथा अमीर परिवार। इस तरह से अपन ने धीरे धीरे करके इनकम ग्रुप बांट लिया है, यानी सबसे गरीब, फिर थोड़ा और अच्छा, फिर और अच्छा और सबसे अच्छा पैसों के मामले में। और ये जो आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला कलर जो दिख रहा है आपको, ये वाला कलर, इस कलर में आपको अनौपचारिक स्रोत के ऋण दिखेंगे
और ये बैगनी से कलर में आपको औपचारिक स्रोत के ऋण दिखेंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि गरीबों में सबसे ज़्यादा 85% गरीब परिवार अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं, ये देख लिया हमने। कम संपत्ति वाले परिवार भी अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं 53%। इसके बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं। समृद्ध परिवार यानी थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली आती है जिनके पास पैसे हैं, वे 72% लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं हम औपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं, और अमीर 90% औपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहे हैं। अर्थात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋण कौन लेता है और कौन नहीं लेता। स्पष्ट है, कम आय वाले लोग अनौपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेते हैं और अधिक आय वाले लोग औपचारिक क्षेत्रक से ऋण लेते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, आप बताएंगे मुझे क्या? इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दोनों आलेखों को देखने के बाद कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण का 50% ज़रूरतों को पूरा करता है। अब आप ये दोनों आलेख देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सर्वे है ग्रामीण परिवारों का, ये सर्वे है शहरी परिवारों का। अपन ग्रामीण परिवारों की बात करते हैं तो औपचारिक स्रोत से ग्रामीण परिवारों में केवल 50% के लगभग लोन लिया जा रहा है। इस तरह से अपन देखते हैं ये वाला हिस्सा, ये यानी ग्रामीण क्षेत्र के 50% लोग औपचारिक क्षेत्र को यानी सहकारी समितियों, बैंकों, व्यावसायिक बैंकों या अन्य स्रोतों से लोन लेते हैं, और बाकी 50% लोग अभी भी साहूकारों, मित्रों, रिश्तेदारों, जमींदारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब अपन इसकी तुलना में यहाँ पर जब आते हैं शहरी परिवारों में, तो शहरी परिवारों में देखिए कि जितने भी गरीब या कम संपत्ति वाले परिवार हैं ये अनौपचारिक स्रोतों से ऋण ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन चीज़ क्या निकल के आई? दोनों में कॉमन चीज़ ये निकल के आई कि गरीब वर्ग जो है, चाहे वह शहर का हो चाहे वह गांव का हो, वह अनौपचारिक स्रोतों पर अधिक निर्भर है, और अनौपचारिक स्रोतों पर ब्याज जो है वह अधिक वसूला जा रहा है, और इस अधिक ब्याज के कारण इन लोगों की आय बढ़ने की बजाय आय कम हो जाती है। इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर लोग वहां से दूर हो सकें और औपचारिक स्रोतों की ओर बढ़ सकें। अब औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार तो हो, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण जो है वह सभी लोगों को प्राप्त हो सके। जैसा कि शहरी मामलों में हमने देखा कि औपचारिक स्रोतों के जितने भी ऋण हैं वे सबसे ज़्यादा समृद्ध परिवार या अमीर परिवारों को जा रहे हैं। अब कम संपत्ति वाले गरीब लोगों को और कम संपत्ति वाले परिवार और गरीब परिवारों को इसका लोन मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस बात की निगरानी जो है वो आरबीआई करता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स और परिस्थितियों को आपके सामने दिखाते हुए बताया गया है। इसमें आपको लगातार कहानियाँ सुनाई गई हैं, जैसे सलीम की कहानी सुनाई, स्वप्ना की सुनाई, श्यामलाल, अरुण, रमा और सहकारी समितियों की बात कही गई। इन कहानियों से, इन किस्सों से आपकी समझ में ये आ गया कि कर्ज लेना औपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा बेहतर है या अनौपचारिक क्षेत्र से। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए डेटा बताया गया है आपको। पहला डेटा जिसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा लोन कहां से लिया जा रहा है यह बताया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में साहूकारों से, जमींदारों से या अन्य अनौपचारिक स्रोतों से लोन लिया जा रहा है, और उसकी वजह से वह कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो औपचारिक क्षेत्रकों से लोन लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन लोन जो है वो केवल अमीर और मिडिल क्लास लोग ले रहे हैं। जो कम संपन्न लोग हैं या जो कम पैसे वाले हैं या जो गरीब लोग हैं वे बैंकों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास में कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये लोग बैंकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब ये सर्वे हुआ, ये डाटा निकल के आए, तब ये समझ में आया कि ये लोग बैंक नहीं जा पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित लोग हैं। शहरी लोग बैंक इसलिए नहीं जा पा रहे हैं चूंकि वो शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास साख की कमी नहीं है, वे बैंकों में खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं।
यही कारण है कि सरकारों ने बैंकों में जन धन योजना के नाम से 0 रुपए पर खाता खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि आप उसमें 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए जमा करके अपनी बैंक के साथ साख बनाएं और उनसे लोन लेकर के अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और टाइम पर लोन पेड भी कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बैंकों से या सहकारी समितियों से या बैंक या लोन के औपचारिक स्रोतों से ऋण लेने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं कि गरीबों की साख कैसे बनेगी। निर्धनों के लिए स्व सहायता समूह। एक नौकरी पेशा महिला है मेघा, जो कि मकान खरीदना चाहती है। तो उसने एक मकान देखा और उसे खरीद लिया। इसके लिए उसने बैंक में, चूंकि उसका खाता था, तो उसने आवेदन किया और बैंक के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ऑनरशिप उसके पास में थी, वह बैंक ऋणाधार के रूप में बैंक में जमा कर दिए। उसके बदले में मेघा को 12% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल के लिए लोन मिल गया, होम लोन, और उसने मकान खरीद लिया। जब 12 वर्ष बाद वह अपने मकान का मूलधन विथ ब्याज के जमा कर देगी, तो उसको उसका समर्थक ऋणाधार के रूप में जमा कागज वापस मिल जाएंगे और इस तरह से मेघा का अपना मकान हो जाएगा। यहाँ पर एक बात समझ में आई कि मेघा के पास में बैंक में खाता था, तो उसने उसका उपयोग साख के रूप में किया, और जो मकान वह खरीद रही थी उस मकान का उपयोग समर्थक ऋणाधार के रूप में किया। लेकिन सवाल ये आता है अब हमारे सामने कि भारत देश में जो करोड़ों महिलाएं हैं जिनका जीवन स्तर गरीबी रेखा में चल रहा है, वो मेघा की तरह ना तो बैंकों में साख बना पा रही हैं और ना ही 5 या 10 लाख रुपए का मकान खरीद पा रही हैं। ऐसे लोगों को आखिर बैंक लोन किन परिस्थितियों में देगा? इनके पास साख का निर्माण कैसे होगा? ये क्या करेंगी जिससे इनकी साख निर्माण भी हो और बैंकों से लोन भी मिल जाए? तो चलिए अपन देखते हैं कि एक व्यवस्था है स्वयं सहायता समूह के निर्माण की, जो निर्धनों के लिए साख की समस्या का समाधान करता है। चलिए जानते हैं और समझते हैं। हाल के वर्षों में गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की गई है, जिसमें स्वयं सहायता समूह होते हैं। इसमें होता क्या है कि यह विशेषकर गरीब महिलाओं का समूह होता है, जिसमें जो है 15 से 20 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है कि एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं। अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जो कि नियमित रूप से बचत करते हैं, यानी लगभग 25 से 100 रुपये तक की रकम प्रति सदस्य इकट्ठा करता है। इसके बाद में उस राशि को लेकर के वे बैंक जाते हैं और समूह के नाम का एक खाता खुलवा लेते हैं। इस तरह से बैंक और सहकारी समिति में उनका खाता खुल जाता है। खाता खुलने के बाद उनका बैंक जमा से जो उन्होंने राशि जमा की, मान लो ये 20 मेंबर हैं, इन 20 मेंबर ने 100 रुपये जमा किए, तो इस तरह से उनके 2000 रुपये महीने इकट्ठे हो गए। साल भर में उनके पास में लगभग 24,000 रुपये इकट्ठा हो जाता है। ये 24,000 बैंक जमा हो गया। अब इसके आधार पर उनकी साख का निर्माण हो गया। अब बैंक उनको लोन दे सकता है, और लोन देने के लिए आपकी जो हमने पहले बताया है ऋण की शर्तें, उन शर्तों को पूरा कर लिया जाएगा। समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाएगा, और इसके बाद ये जो समूह के सदस्य हैं इस ऋण का उपयोग स्वरोजगार, अपने ऋण के माध्यम से स्वरोजगार आदि के अवसरों का सृजन कर सकता है। उदाहरण के लिए सदस्यों के जो छोटे छोटे कर्ज हैं, अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाना, खाद बीज इत्यादि के लिए पैसों की व्यवस्था करना, घर बनाना, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु यानी कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए भी ये काम कर सकते हैं। और बिना ऋणाधार के भी अब इनको लोन मिल सकता है, यानी इनकी साख का निर्माण हो चुका है, इनको लोन मिल रहा है। निश्चित समय में ये लोग अपने रकम को लौटा देंगे। एक विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि जो स्वयं सहायता समूह होता है उसकी सारी गतिविधियों के जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वे समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। कोई अधिकारी या बैंक इनका डिसीजन नहीं लेता, वे स्वयं लेते हैं। और यदि एक भी सदस्य ऋण लौटाने में अपनी राशि का भुगतान नहीं करता है तो इस मामले में भी समूह के अन्य सदस्य गंभीरता से विचार करते हैं। और यही कारण है कि स्वयं सहायता समूहों के ये जो निर्णय हैं या जो उनकी जिम्मेदारियां हैं या इनके जो नॉर्म्स हैं, उन रूल्स एंड नॉर्म्स की वजह से हमारे बैंक
निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे महिलाएं भी जिनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता वे अपने आप को संगठित कर लेती हैं और बैंकों से ऋण लेकर के अपनी सामूहिक जिम्मेदारी तय करते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण का काम करती हैं, महिलाओं का स्वावलंबन का काम करती हैं और यही कारण है कि समूह को बैंक ऋण दे देता है और वे अपनी जीवन में तरक्की करने लगती है। परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि गरीबों की मदद के लिए स्वयं सहायता समूह किस प्रकार मदद करता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए साख निर्माण की समस्या का पूरी तरह समाधान कर देता है। भाई एक समूह बनाना है, सपोज करो कि 10-15 महिलाएं हैं जिन्होंने स्वयं प्रभा नाम का एक समूह बना लिया। अब वो बैंक गई और उन्होंने जनधन माध्यम से या जो भी 15-20 रुपये इकट्ठा करके प्रत्येक सदस्य 400-500-1000 रुपये इकट्ठा किया और वे चली गई बैंक। उन्होंने स्वयं प्रभा स्वयं सहायता समूह के नाम से खाता खुलवा लिया। अब वो साल भर तक उस खाते में अपनी बचत में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करती गई। साल भर में उनके खाते में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इकट्ठे हो गए। अब वो जो बैंक जमा इकट्ठा हो गया वो हो गया ऋणाधार, यानी बैंक के साथ में उनके रिलेशन बने और रिलेशन बने तो एक साख का निर्माण हुआ। अब सरकार ने भी उनको कुछ मदद का आश्वासन दिया और बैंक ने उनको उनकी बैंक जमा के आधार पर 50-60 हज़ार रुपये का लोन दे दिया। अब वो जो लोन लेकर आए उससे समूह के लोग आपस में बैठकर निर्णय कर लिया कि इस लोन का हम करेंगे क्या, छोटा मोटा उद्यम डाल लें, किराना दुकान डाल लें या जो भी उनके मन में है वो काम कर लें। जब उस लोन का उपयोग करके वे अपनी आर्थिक उन्नति के कोई नए मार्ग तलाश लेती हैं तो धीरे धीरे करके फिर उस लोन को वो पटाती हैं, फिर वो दोबारा लोन ले लेती हैं, फिर लोन पेड करती हैं, फिर लोन ले लेती हैं और इस तरह से उनकी इनकम बढ़ती जाती है और उनके अंदर उद्यमशीलता आती है, उनका आर्थिक विकास होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, आर्थिक स्वावलंबन बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं भारत जैसे राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान देती हैं। ये बात कर ली अपने भारत राष्ट्र की। चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में राजनीतिक तौर पे बड़ा भूचाल मचा हुआ है और ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो कि इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना करके वहाँ पर भी स्वयं सहायता समूह जैसे प्रोग्राम चलाए, वहाँ की महिलाओं के लिए स्वावलंबन की परिस्थितियाँ पैदा की और उनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार तो मिला ही, आज वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। मे बी पॉसिबल कि इनको लेकर के एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरह से इस पूरे पार्ट को अगर लास्ट में हम समराइज करें तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकता के दोहरे संयोग जैसी समस्याएं आईं। उस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा को लाया गया। मुद्रा के अनेक रूप सामने आए जिसमें वर्तमान में प्रचलित कागजी मुद्रा जो है सामने आती है और उस मुद्रा में जब वो मुद्रा आती है सामने तो हम देखते हैं कि वो बचत भी होती है, उसमें बचत होती है तो बैंक सामने आते हैं, बैंक सामने आते हैं तो लोन दिखाई देता है, बैंक लोन देना शुरू कर देते हैं मांग जमा पर। 15% मांग जमा को अपने पास में रख के 85% लोन में बांट देते हैं। उस लोन से बैंक अपनी आय बढ़ाते हैं, लेकिन लोन सभी को नहीं देते। लोन देते हैं केवल उनको जिनके साथ में उनकी साख का निर्माण होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैंकों के लिए कोई साख नहीं होती है, वे लोग अनौपचारिक क्षेत्र के साख जंजाल में फंस जाते हैं। इसलिए उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी फिर सरकार उठाती है और उनको स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं के साथ में जोड़ती है और साख का निर्माण करती है और उनको औपचारिक क्षेत्रकों से लिंक अप कर देती है, सिंक्रोनाइज कर देती है, उनका आधार कार्ड जोड़ देती है औपचारिक क्षेत्रकों से और इस तरह से उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ जाती है, वे कर्ज जाल से बच जाते हैं। इस पूरे चैप्टर का सारजमा यही था। अब बात करते हैं हम आपकी समझ की कि आपने इस अध्याय से अपनी समझ कितनी विकसित की है। अपनी समझ को परखने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन प्रश्नों को हल कीजिए और इसी के साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।